हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। PGVCL 2015 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व किए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज इस वीडियो में जो बचा हुआ है 35 क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर द टैपिंग्स आर प्रोवाइडेड ऑन। टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में टैपिंग कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? तो देखिए, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में टैपिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साइड प्रोवाइड किया जाता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इसका रीज़न है, पहला रीज़न ये है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साइड प्रोवाइड कराने से इसका रेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी किसी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। दूसरा ये है कि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज इंक्रीज हो गया तो आपको पता होगा कि जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो करंट कम हो जाता है। ठीक है। तो करंट कम हो गया मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर I कम हुआ तो dQ/dt कम हुआ। dQ/dt कम होने का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कम हुआ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कम होने का मतलब इससे फ़ायदा ये हुआ कि स्पार्किंग जो होगा उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई, स्पार्किंग नहीं होती है। यही रीज़न है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड टैपिंग प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन आपको पता होगा कि इंसुलेशन हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो जो आउटर वाइंडिंग होता है वो होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इसलिए उस पर ईजी रहता है टैपिंग प्रोवाइड कराना, क्योंकि वो आउटर साइड रहता है। तो ये भी एक रीज़न है हाई वोल्टेज वाइंडिंग के तरफ टैपिंग प्रोवाइड कराना। ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट कैपेसिटर इन सब स्टेशन। शंट कैपेसिटर का काम क्या होता है सब स्टेशन में? देखिए, शंट कैपेसिटर का एक ही काम होता है मेनली, वो होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, कोई भी सब स्टेशन जो होता है उसमें जब लोड ज़्यादा हो जाता है, और लोड किस नेचर का होता है आपको पता है, इंडक्टिव नेचर का होता है। जब इंडक्टिव लोड ज़्यादा हो जाएगा मतलब लैगिंग करंट ज़्यादा हो जाएगा। जब लैगिंग करंट ज़्यादा हो जाता है तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। इसलिए क्या करता है कैपेसिटर कि ये लीडिंग करंट को प्रोवाइड कराता है, मतलब जो लैगिंग VAR है उसको डिलीवर करता है, जिससे कि पावर फैक्टर कंपनसेट हो जाता है, मतलब पावर फैक्टर रिड्यूस नहीं होता है, उसको इम्प्रूव कर देता है। ठीक है। तो यही काम होता है शंट कैपेसिटर का, मतलब ये लैगिंग VAR को डिलीवर करता है ताकि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाए, पावर फैक्टर डिक्रीज ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ वाट मीटर इज रीडिंग बैकवर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, अप स्केल रीडिंग कैन बी ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। ये पूछ रहा है कि अगर किसी वाट मीटर में ज़्यादा वैल्यू रीडिंग के लिए अगर चाहिए तो क्या रिवर्स करना होगा। तो देखिए, जो वाटमीटर का सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे करंट कॉइल होता है और यहाँ पे होता है प्रेशर कॉइल। ठीक है। और यहाँ पे कोई लोड ले लेते हैं, RL या R, कोई भी लोड ले सकते हैं। और यहाँ पे होता है V1 सप्लाई वोल्टेज। देखिए क्या होता है कि ये जो डायग्राम है ये है स्मॉल करंट के लिए, स्मॉल लोड करंट। ठीक है। अगर स्मॉल लोड करंट मेजर करना है तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा, मतलब प्रेशर कॉइल ऐसे कनेक्ट होगा और करंट कॉइल ऐसे कनेक्ट होगा। अगर चेंज करना है, मतलब अप स्केल रीडिंग के लिए करना है, मतलब कि लार्ज लोड करंट के लिए करना है, तो आप किसी भी टर्मिनल को चेंज कर दीजिए। ठीक है। जैसे कि ये जो प्रेशर कॉइल है इसको मैंने यहाँ से हटा के लोड साइड कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लार्ज लोड करंट के लिए या अप स्केल रीडिंग के लिए ये हो गया। ठीक है। तो इसमें आप कोई भी आइदर प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल
कोई भी का कनेक्शन अगर इंटरचेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो आपका ये मेजरमेंट कर लेगा आप स्केल रीडिंग के लिए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ केल्विन डबल ब्रिज 2 sets of reading are taken when measuring a load resistance, one with the current in one direction and other with direction of current reversed. This is done to eliminate the effect of, देखिए जैसे आपको पता है कि केल्विन डबल ब्रिज लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें बोल रहा है कि 2 रीडिंग लिया जाता है रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, एक करंट डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में, और दूसरा जो करंट लिया जाता है वो उसके रिवर्स में लिया जाता है। ये क्यों किया जाता है? ये एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस है, कहीं पे कोई टेम्परेचर डिफरेंस है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस से इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कन्वर्जन को ही बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इलेक्ट्रिक वोल्टेज से टेम्परेचर डिफरेंस कन्वर्जन को बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऐसा ना हो इसलिए ऐसा करते हैं। मान लीजिए कि दोनों करंट का डायरेक्शन अगर सेम रहता है तो क्या होता है, अगर यहाँ पे I1 है, इधर भी I2 है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वो क्या होता है, V1 होता है, यहाँ पे प्लस माइनस V1, यहाँ पे भी प्लस माइनस V1, तो यहाँ पे एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। तो इस वोल्टेज की वजह से टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ऐसा किया। अगर दोनों का डायरेक्शन करंट का अपोजिट है, मान लीजिए I1 है इस डायरेक्शन में और I2 है इस डायरेक्शन में, तो जो यहाँ पे प्लस माइनस V1 क्रिएट होगा, यहाँ पे भी वही वैल्यू क्रिएट होगा मान लीजिए, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो दोनों का अपोजिट होगा, मतलब माइनस प्लस, मतलब एक वैल्यू माइनस, अगर प्लस में V1 है तो ये माइनस में V1 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज जब नहीं क्रिएट होगा तो टेम्परेचर भी क्रिएट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं अप्लाई होगा। तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ डैश इंस्ट्रूमेंट is merely confined with laboratory as a standardizing instrument। देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट एज ए स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एज ए स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। देखिए इसका मतलब ये है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि इसी से कंपेयर किया जाएगा, इसको एक फिक्स मान लिया जाएगा और इससे कंपेयर करके दूसरे इंस्ट्रूमेंट को या दूसरे चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा, ये एक स्टैंडर्ड माना जाएगा, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई सामान आपको 1 kg लेना है, तो कुछ होना चाहिए ना kg का, मतलब कि kg कितना होता है, क्या होता है, तो ये क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्ड हो गया। 1 मीटर ये स्टैंडर्ड हो गया, मीटर kg ये सब क्या है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर मान लीजिए आपको 3 kg कोई चीज़ लेना है, तो 3 kg मतलब 1 kg के 3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, जिससे कंपेयर कर रहे हैं दूसरे चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थर्मिस्टर एक्जिबिस्ट। देखिए थर्मिस्टर का मतलब क्या होता है, थर्मल, नाम से क्लियर, थर्मल रजिस्टर, मतलब ये क्लियरली आपको पता चल रहा होगा कि ये किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये रजिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या ये निगेटिव चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
अगर टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और रेजिस्टेंस का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो थर्मल रजिस्टर होता है ये दोनों प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और ये दोनों एग्जिबिट कर सकता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर कॉइल ऑफ वाटमीटर शुड बी कनेक्टेड ऑन सप्लाई साइड ऑफ द करंट कॉइल व्हेन। देखिए ये पीछे हम दिखाए थे आपको वाटमीटर का डायग्राम, देख लीजिए फिर से। ये करंट कॉइल है, ये प्रेशर कॉइल है, ये लोड है और ये V1 है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन द प्रेशर कॉइल ऑफ वाटमीटर शुड बी कनेक्टेड ऑन सप्लाई साइड ऑफ द करंट कॉइल व्हेन। ये प्रेशर कॉइल जो है ये सप्लाई साइड से कनेक्ट होना चाहिए कब? तो लोड इम्पीडेंस इज हाई। लोड इम्पीडेंस, ये मैंने जो डायग्राम बनाया था तो उसमें क्या बताया था कि ये जो प्रेशर कॉइल इधर कनेक्टेड है ये होता है लो मतलब स्मॉल लोड करंट के लिए, ठीक है। तो स्मॉल लोड करंट का मतलब क्या हुआ, इम्पीडेंस हाई होगा। अगर यहाँ पे इम्पीडेंस हाई होगा, आई इज इक्वल टू क्या होता है V/Z, तो इम्पीडेंस अगर हाई होगा तो करंट स्मॉल होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सेम होगा, यही डायग्राम होगा। मतलब लोड इम्पीडेंस अगर हाई होगा तो करंट स्मॉल होगा, और करंट स्मॉल के लिए जो प्रेशर कॉइल होता है वो सप्लाई साइड कनेक्टेड होता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरेसिस इज एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स। देखिए हिस्टेरेसिस मतलब क्या होता है कि अगर कोई इनपुट को इंक्रीज करते हैं, अगर इनपुट को इंक्रीज करते हैं तो कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है, कोई भी आउटपुट मिलेगा, सम आउटपुट। अगर हम इनपुट को डिक्रीज करते हैं और जो भी आउटपुट मिलेगा उससे एक ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बन जाएगा, है ना, कर्व। फिर अगर इनपुट को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो अगर कोई दूसरा आउटपुट मिलता है, सम अदर आउटपुट, ठीक है, उसका भी एक कर्व बन जाएगा। तो अगर ये दोनों अगर इनपुट इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट दूसरा मिलता है, अगर इनपुट डिक्रीज करते हैं तो आउटपुट दूसरा मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस, ठीक है। तो क्योंकि अगर देखिए अगर आप किसी चीज़ का इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं तो जो आउटपुट मिल रहा है उसी के हिसाब से अगर इनपुट को डिक्रीज करते हैं तो सेम आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन सेम आउटपुट नहीं मिलता इसमें आउटपुट डिफरेंट मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी है चेंज इन सेम रीडिंग व्हेन इनपुट इज फर्स्ट इंक्रीज्ड एंड देन डिक्रीज। अगर पहले इंक्रीज करते हैं इनपुट को और फिर डिक्रीज करते हैं इनपुट को तो रीडिंग में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो ओम 1 वाट रजिस्टर कैन सेफली पास ए करंट ऑफ। देखिए इसमें दिया हुआ है 1 किलो ओम है रजिस्टर, 1 वाट पावर है, तो कितना करंट सेफली पास कर सकता है ये पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि P इज इक्वल टू होता है I²R, यहाँ से I निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा P/R, ठीक है। तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है 1 वाट और रजिस्टर दिया है 1 किलो ओम मतलब कि 1000 ओम। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30 मिली एम्पियर, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है reactive power consumption in a transformer at full load and rated voltage is approximately %% of its rated power। पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर कितना रिएक्टिव पावर कंजप्ट करता है फुल लोड पे। तो देखिए फुल लोड पे ट्रांसफार्मर जो रिएक्टिव पावर कंजप्ट करता है वो 7 to 9% और नो लोड पे 3 to 4%। अब बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि रिएक्टिव पावर क्या होता है और क्यों चाहिए होता है। तो देखिए रिएक्टिव पावर है वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है एक तरह से, जो मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होती है चाहे ट्रांसफार्मर को, चाहे मोटर को, चाहे ट्रांसमिशन लाइन को या कोई भी दूसरे लोड को। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जाइज करने के लिए रिएक्टिव पावर की ज़रूरत पड़ती है।
तो ट्रांसफार्मर में फुल लोड पे इतना जरूरत पड़ता है और नो लोड पे इतना जरूरत पड़ता है 3 to 4%। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ओवर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स का क्या एडवांटेज है ओवर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। क्लीन होता है, बिल्कुल सही। रिन्यूएबल भी होता है, रिन्यूएबल होता है। चीप वंस इंस्टॉल्ड। देखिए जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको इंस्टॉल करने में एक बार खर्च आता है, कैपिटल कॉस्ट लगता है काफ़ी, लेकिन एक बार वो इंस्टॉल्ड हो जाते हैं उसके बाद वो बहुत चीप हो जाते हैं क्योंकि उनमें रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम लगता है। जैसे सोलर को ले लीजिए, सनलाइट लगना है बस, तो इस टाइप में काफ़ी रनिंग कॉस्ट कम है इसका, इसलिए चीप वंस इंस्टॉल्ड। मतलब कि ये ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एमपीपीटी इन सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। देखिए एमपीपीटी का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। देखिए इसका ये क्या होता है, जो एमपीपीटी है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये एक मैचिंग डिवाइस जैसा काम करता है। मतलब जो सोलर पैनल होते हैं, जो सोलर अरे होते हैं, पीवी पैनल होता है वहाँ से, और जो यूटिलिटी ग्रिड है या जो अगर बैटरी में स्टोर करते हैं तो वहाँ पे ये दोनों को मैच कराने का काम करता है। ठीक है, तो इससे आपको पता है कि अगर इनका मैचिंग होता है तो पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होता है, तो इसका ये काम करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ट्रैक मैक्सिमम पावर पॉइंट एट डिफरेंट सोलर इरेडिएशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज बिगेस्ट सोलर पार्क इन गुजरात। सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में कहाँ है, तो ये है चरंका में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ विंड स्पीड फॉर विंड मिल जनरेटर पावर। जो विंड मिल जनरेटर होता है उसमें जो विंड स्पीड होता है वो उसका रेंज होता है 5 से 16 मीटर पर सेकेंड, 5 to 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ ए सिंगल फोटोवोल्टेइक सेल। सिंगल फोटोवोल्टेइक सेल का आउटपुट होता है लेस देन 1 वोल्ट, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर डिपेंड्स ऑन। देखिए ब्रेकिंग कैपेसिटी आपको पता है क्या होता है। ब्रेकिंग कैपेसिटी जो सर्किट को ब्रेक करने की कैपेसिटी होती है। मतलब कि जब कोई फॉल्ट होता है तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए जहाँ पे फॉल्टी पार्ट होता है उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ब्रेकिंग कैपेसिटी हाई होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस फॉल्टी पार्ट को ब्रेक कर दे सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी। देखिए मेकिंग कैपेसिटी वो होता है जब लोड बहुत लाइट हो। अगर लाइट लोड होगा, बहुत कम लोड होगा, तो जो जनरेटर की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आपको पता है कि अगर लोड कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल होने लगता है। तो उसको स्टेबल होने के लिए जो सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि उसको सर्किट ब्रेकर को क्लोज करे और उसको एक रजिस्टर से कनेक्ट करे। तो रजिस्टर से कनेक्ट करेगा तो लोड इंक्रीज हो जाएगा और स्पीड रिड्यूस हो जाएगा और इससे सिस्टम स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, अनस्टेबल नहीं होगा। तो उस टाइम जो हम लोग सर्किट ब्रेकर को क्लोज करते हैं उसको बोलते हैं मेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, और ये मेकिंग कैपेसिटी तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज पे, फॉल्ट करंट पे और शॉर्ट सर्किट एमवीए पे। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटनिंग अरेस्टर आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। देखिए लाइटनिंग अरेस्टर जो यूज किया जाता है वो ओवर वोल्टेज के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर होता है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास में लगाया जाता है, उनके जो मतलब राउंड में लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है तो इसके चारों तरफ
लाइटनिंग अरेस्टर लगाकर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर आप सब स्टेशन में गए होंगे तो आप देखे होंगे ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरर इन करंट ट्रांसफार्मर आर मेनली ड्यू टू। एरर करंट ट्रांसफार्मर में मेनली किससे होता है? तो जो एरर होता है वो मेनली कोर लॉस के वजह से होता है। करंट ट्रांसफार्मर में कोर लॉस होता है, उसके वजह से एरर आता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क each rated 11 kV required in a suspension type insulator string of 66 kV line। देखिए जो 66 kV लाइन के लिए जो नंबर ऑफ इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती है वो होता है 5। यहाँ पे 5 कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए लेस देन 6 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल डिपेंड्स ऑन। जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसका ब्रेकडाउन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो देखिए नेचर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इम्परफेक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इस पे भी डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसा है उसका। प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन तीनों चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड बाय सैटेलाइट फोन फॉर द कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज किया जाता है? तो देखिए माइक्रोवेव यूज किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो होता है 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज, जो कि एक बहुत बड़ा रेंज है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इसका जो पाथ होता है वो होता है स्ट्रेट होता है काफ़ी, और ये डेविएट नहीं करता है आयोनाइजेशन के वजह से। जैसे कि आयोनोस्फीयर होता है एटमॉस्फेयर में, तो उससे डेविएट नहीं होता है और ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। ठीक है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसका जनरेशन काफ़ी सिंपल है। एक मैग्नेटो जो होता है ये मैग्नेट्रॉन के हेल्प से इसका जनरेशन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब एडवांटेज है इसका, इसीलिए माइक्रोवेव यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन जो आता है ये कभी सिर्फ रोम आ सकता है रीड ओनली मेमोरी, या कभी सिर्फ इतना आ सकता है PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या सिर्फ इतना आ सकता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या ये पूरा आ सकता है जो अभी आया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। और ये क्यों ये कहाँ पे यूज होता है? और ये वॉइस और डेटा को डिजिटली ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्या होता है? ये एक मेल रिसीव करने के लिए या सेंड करने का प्रोटोकॉल होता है। TCP/IP आपको पता होगा, TCP/IP प्रोटोकॉल टाइप होता है, तो उसी में से ये एक टाइप है SMTP, जो कि मेल ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? यह एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका काम होता है इंटरनेट एक्सेस को प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इसरो। देखिए इनमें से कौन सा फास्टेस्ट है? तो सागा 220 फास्टेस्ट था उस टाइम पे जब ये एग्ज़ाम हुआ था, 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट सागा 220 था।
देखिए सागा 220 डेवलप्ड हुआ था 2 मई 2011 में, ठीक है, और ये 2018 तक फास्टेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर रहा। लेकिन जनवरी 2018 में एक प्रत्यूष प्रत्यूष नाम का इंडियन सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया। तो ये अभी सबसे सुपर फास्टेस्ट है, मतलब बहुत ही फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो इसलिए उस टाइम के हिसाब से सागा 220 सही है, लेकिन अभी ये हो गया प्रत्यूष, ठीक है, नाम याद रखिएगा प्रत्यूष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर किसने प्रोड्यूस किया था? तो ये है अदाम ऑसबॉर्न ने, और ये एक अमेरिकन है। इन्होंने सबसे पहले पोर्टेबल कंप्यूटर प्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैटलैब इज ए न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मैटलैब इज ए फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट होगा। देखिए मैटलैब क्या होता है, मतलब मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ठीक है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज is used to displaying web page and other information that can be displayed in a web browser। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज डिस्प्ले करने के लिए, पेज को डिस्प्ले करने के लिए, अदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए वेब ब्राउज़र में यूज करता है। तो देखिए HTML ये जो है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, और ये जो पेज होता है या अदर इंफॉर्मेशन होता है वे वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम बूट इमीडिएटली, हाँ ये इमीडिएटली बूट हो जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है इन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम द लोडिंग इज प्री कंप्यूटेड एंड स्टोर्ड ऑन द रोम व्हेन द डिवाइस इज मेड। देखिए जब एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें प्री कंप्यूटेड, मतलब पहले से कंप्यूट किया हुआ उसमें स्टोर रहता है, ताकि उसको जो उसका ऑपरेशन हो सके वो काफ़ी फास्ट हो सके। इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। देखिए इसमें क्या है कि कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत सारा इसमें पूछा है इस इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में, लेकिन ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, तो ये हर एग्जाम में आ सकते हैं और आते रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको जानना, ठीक है। ये बेसिक है सब कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर प्रोसेस कंसिस्ट द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो CPU और मेन मेमोरी कंसिस्ट करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इन द प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर काउजेज रॉन्ग रिजल्ट। कौन सा एरर प्रोग्राम में रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है? देखिए तो ये होता है बग। अगर किसी कंप्यूटर में बग हो गया, बग एरर आ गया, तो वो मतलब कुछ भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा, रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। किसी भी कंप्यूटर में अगर बग एरर आ गया तो मतलब रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। देखिए कौन सा प्रोसेस वो होता है जिसमें ये पता चलता है कि प्रॉपर्ली कनेक्टेड है और प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहा है कंप्यूटर, तो वो होता है बूटिंग। बूटिंग में ये पता चल जाता है कि जो कंपोनेंट है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट है या नहीं, और या प्रॉपर्ली वर्किंग है, ऑपरेटिंग है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बूटिंग ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड एज ए लोकेटर इन ग्राफिक एप्लीकेशन। देखिए ग्राफिक एप्लीकेशन में कौन सा डिवाइस यूज नहीं किया जाता है? तो लाइट पेन जो है वो ग्राफिक एप्लीकेशन के लिए डिवाइस नहीं किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन पाथवे टू स्प्रेड मालवेयर। देखिए, जो मालवेयर होता है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो डेंजर चीज, मतलब जो कंप्यूटर को, आपके जो सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए डेंजर होता है, उसको बोलते हैं मालवेयर। ठीक है, और ये ईमेल के द्वारा, जो ईमेल है, ये मोस्ट कॉमन पाथवे माना जाता है, मतलब ईमेल के द्वारा ही सबसे ज़्यादा इसको फैलाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।